Hello friends, welcome back. As we were doing the geography chapter, India, climate, vegetation and wildlife, and we have already done the climate. So today we will do the vegetation part. As I have already told you that we will do this chapter in the three sections. Climate we have done, vegetation we will do today, and wildlife in the next video. So nature has gifted us a lot of natural vegetation. जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसने हमें बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन दी है। तो सबसे पहली बात आती है कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन, वन इज वेजिटेशन, सेकेंड टर्म इज नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन हमें पता है जितने भी पेड़ पौधे, श्रब्स, प्लांट्स, ट्रीज, जो कुछ भी है हम लोग नेचर में देखते हैं वो सब वेजिटेशन में आता है। बट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन इज vegetation which grows naturally without human interference, वो वेजिटेशन जो हम लोग ग्रो नहीं करते, जिसकी ग्रोथ में, जिसके कल्टीवेशन में ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं है। नेचुरली जो हमारी सोइल है उसमें जो डेवलप होते हैं उसे हम नेचुरल सोइल कहते हैं। सेकंड जो इसकी चीज है, एक तो ये नेचुरली ग्रो होगी विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, दूसरा इसे अनडिस्टर्ब रखा जाएगा। अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ग्रोथ हुई है। सेकेंडली जब इसकी ग्रोथ हुई है उसके बाद भी इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है। जो हम लोग ह्यूमंस हैं वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, ना ही इसे डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ही नेचुरली कल्टीवेट होती है इसे होने देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत डिफरेंट है। अलग अलग तरह के क्लाइमेट होने से अलग अलग तरह की सोइल है, अलग एटमॉस्फेयर है, अलग टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी अलग अलग तरह का है। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जितना भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं या जो भी करते हैं वो सब चीजें एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप कश्मीर में जाके बाजरा नहीं उगा सकते और राजस्थान में केसर। तो हर चीज हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। उसी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इंडिया में कुछ टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो दिए गए हैं हमें। 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो हमें बताए गए हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो कि हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। फर्स्ट कम्स ट्रॉपिकल। देखिए इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से ट्रॉपिकल है, हम इसे क्यों ट्रॉपिकल कहते हैं, क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से यहाँ सीजन्स होते हैं। ये सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर के क्लाइमेट वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उससे आगे कर रहे हैं कि इस तरह का क्लाइमेट होने पर किस तरह का वेजिटेशन वहां पर होगा। तो पहला जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स क्लियर विद द नेम दैट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट मीन्स ये पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है। तो क्या हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हमारे ट्रीज हैं वो एक टाइम पे अपनी जो लीव्स हैं उन्हें शेड कर देते हैं, तो क्या यहाँ ऐसा नहीं होता? यहाँ भी होता है। यहाँ भी ट्रीज जो है अपनी जो लीव्स हैं उसको शेड करते हैं, बट वो सारे एक ही टाइम पीरियड पर नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे करते हैं। तो जब अलग अलग तरह के ट्रीज अलग अलग टाइम पर अपनी लीव्स को शेड करते हैं तो थ्रू आउट द ईयर ये जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रीन लगते हैं, तो इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो ट्रीज हैं वो होते हैं, कुछ बहुत टॉल होते हैं, कुछ कैनोपी टाइप में होते हैं जो ऐसे लगता है कि अम्ब्रेला बना हुआ है, कुछ थोड़े स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं। जो टॉलेस्ट रेंज है उससे थर्ड
लाइन पे आते हैं। तो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के ट्रीज हैं, उन ट्रीज की वजह से अलग अलग तरह के एनिमल्स भी यहाँ पर रहते हैं। सेकंड आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो एक टाइम पर अपनी लीव्स को शेड करते हैं। ये सारे एक ही टाइम पर अपनी ट्रीज को लीव्स जो है उसे शेड करते हैं। इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसका जो मेजर पार्ट है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो हमारे फॉरेस्ट है उसी का। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं। इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली हमारी जो मॉनसून है, हमारा जो रेनी सीजन है उस पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इंडिया में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही आते हैं। और इसकी एक खासियत ये स्पेशलिटी जो है, जो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छे होते हैं, इनका जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट। थॉर्न्स एंड श्रब फॉरेस्ट, नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे थ्रोन्स एंड श्रब्स होते हैं। ये जो है ड्राई पार्ट जो है हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो ड्राई पार्ट है वहां पर ये जो फॉरेस्ट है वो होते हैं। यहाँ जो है रेन बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर से नीचे हुई जो है वो होती है। इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक होती हैं ताकि ये जो फॉरेस्ट हैं सरवाइव यहाँ कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा रेन नहीं है, हीट ज्यादा है, ड्राई एरिया है, इसलिए इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही ग्राउंड लेवल तक होती है ताकि ये जो मिट्टी है, जो हमारी सोइल है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको अब्जॉर्व कर सके। इसलिए इनकी रूट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंड के अंदर होती है। इनकी जो लीव्स हैं बहुत छोटी होती हैं, थ्रोन्स होते हैं ताकि वाटर को प्रिवेंट कर सके, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन ना हो। जो है वो है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट, जो हमारे हिमाचल का एरिया है, माउंटेन्स जो रेंज है वहां पर होते हैं। इनका एल्टीट्यूड एंड हाइट के अकॉर्डिंग इनकी जो साइज है वो अलग अलग होता है। जो माउंटेन का नीचे जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहां पर बहुत लंबे होते हैं। जैसे जैसे हम हाईएस्ट रेंज पर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे इनका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। लास्ट में जो सबसे ऊपर वाला है वहां पर इस तरह के प्लांट्स होते हैं ताकि स्नो जो है इसके ऊपर ना रहे और नीचे आ जाए। मोस्टली और जो हाईएस्ट पीक है हमारे माउंटेन्स की वहां स्नो होती है, वहां किसी तरह का कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वहां पर होते हैं जहां अच्छी बारिश होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे ऐसे एरियाज में होते हैं जहां पर मॉनसून अच्छा आता है, एक एवरेज बारिश होती है। ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स शेड कर देते हैं और जो रेनी सीजन है उसमें फर्लिश होते हैं। थॉर्न एंड श्रब्स हमारे ड्राई एरियाज में होते हैं, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ड्राई जो पार्ट है वहां पर होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे माउंटेन एरियाज में होते हैं। ये 4 टाइप्स के फॉरेस्ट के बाद हमारे पास एक और फॉरेस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनग्रोव, या फिर इसे हम बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र वैलीज हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है, यमुना, जहां बहुत पानी होता है, टाइड्स आते हैं, जहां पर कोस्टल रीजन है, टाइड्स आते हैं, बहुत बरसात होती है, फ्लड्स आते हैं, वहां इस तरह के जो पौधे हैं वो होते हैं। इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये साल्टी वाटर में भी होते हैं और जो हमारा नॉर्मल नॉन सैलाइन वाटर है वहां भी ग्रो करते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जैसे ये हमारी लैंड है तो इनकी रूट्स बाहर निकली हुई होती हैं ताकि जब फ्लड्स आए,
जब बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर हो तो ऊपर वाला जो एरिया है वहां से, जहाँ पानी नहीं है वहां से ये रूट्स जो है वो ऑब्जर्व कर सके मॉइस्चर को, ताकि ये खराब ना हो। तो यहाँ इनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर भी होती है। इन्हें हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा टाइड्स यहाँ होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। हमारे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी के जो हमारे एरियाज हैं वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। देखिए 6th क्लास के अकॉर्डिंग वैसे तो ये बहुत जाते हम लोग इसे बहुत डीपली पढ़ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होता है, कितनी रेन होती है, कौन कौन से जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर हैं, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं। तो अभी 6th क्लास के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ये 5 नेम्स याद रखने हैं, और जो इनके मेन मेन पॉइंट्स हैं कि ये होते क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट होल थ्रू आउट द ईयर जो है वो ग्रीन रहते हैं। डेसिडियस ड्राई सीजन में अपनी लीव्स शेड कर देते हैं। थ्रोन एंड शब ड्राई एरियाज में होते हैं, इनकी लीव्स छोटी होती हैं, थ्रोन्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन्स पर होते हैं। मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट हैं ये जहाँ हमारी रिवर्स की जो लाइंस हैं, कोस्टल लाइंस हैं, वहां होते हैं। तो इस तरह से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हमें इसको रिमाइंड करने हैं। इसके अलावा आपके वेजिटेशन में जो एक और पार्ट दिया गया है, हम लोग क्लाइमेट ऑलरेडी कर चुके हैं, वेजिटेशन कर रहे हैं, तो वेजिटेशन में एक लास्ट पॉइंट है जो हमें दिया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, हमारे ऐसा क्या है कि हम इन फॉरेस्ट को बनाए रखने के लिए, इनकी ग्रो के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए इतना कुछ करते हैं। तो ये हमारे किस काम आते हैं, हम लोगों को इनसे क्या क्या मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होम है फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, जो अलग अलग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका घर होते हैं ये फॉरेस्ट। अगर हमने फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करके रखा तो बहुत सारी एनिमल एंड बर्ड की जो स्पाइसीज हैं वो नॉन खत्म हो जाएंगी, हमारी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो उन्हें बचा कर रखने के लिए हमें फॉरेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी स्पाइसीज हैं, छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े से बड़े एनिमल तक, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड। नेचर ने अगर कुछ भी बनाया है, इफ नेचर हैज बिल्ड समथिंग or give birth to something, it means that is important in the nature. So if they are will not be living in the in our world, so it will become a problem to us. So to save the animals and birds we have to conserve our forestation. Second, ये home है हमारी tribes का, home for tribals, हमारे ऐसे कम्युनिटीज, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हमेशा से फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, उनका घर है ये। उन लोगों को अपना घर यही लगता है, वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं कल्टीवेशन करते हैं और उनकी पूरी जिंदगी वहीं निकलती है। तो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो अलग से उनका जो रहन सहन है, उनका जो ड्रेसअप है, उस कल्चर को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इन फॉरेस्ट को बचाएं, ताकि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी से, जैसे हम लोगों को अपना कल्चर, अपना कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगता है, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो कहते हैं लिबर्टी है, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी हैं। तो उन्हें भी बचाकर रखने के लिए हमें इन फॉरेस्ट्स को बचाना होता है। सेकंड जो मेन रीजन है फॉरेस्ट का, ये प्रिवेंट करते हैं किसे, सोइल इरोजन को। जहां पर पेड़ ज्यादा होंगे वहां चाहे बारिश ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो या बहुत तेज विंड्स चल रही हो, सोइल इरोजन नहीं होगा। तो जो अच्छी जो फर्टाइल मिट्टी है, फर्टाइल सोइल है, वो बहकर या उड़कर आगे नहीं जाएगी, वो वहां पर रुकेगी। तो इसलिए सोइल इरोजन को रोकने के लिए हमें फॉरेस्टेशन की जरूरत होती है। सेकंड इज फ्लड्स को रोकते हैं।
जितने ज्यादा पेड़ होंगे, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे, वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेंगे और पानी को बहुत तेजी से बहने नहीं देंगे, बहुत ज्यादा फ्लो नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से फ्लड्स नहीं आएंगे। तो फ्लड्स को रोकने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए भी हमें हमारे फॉरेस्टेशन की जरूरत होती है। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमारी नेचर ने हमें बनाकर दिया है कि कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने बर्ड्स हैं, कितने अलग अलग तरह, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इन सबको बना के रखता है हमारा फॉरेस्ट। तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, हमारी जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, उसको भी हमारा जो फॉरेस्टेशन है वो बनाकर रखता है और प्रोवाइड करवाता है रॉ मटेरियल। अगर आज की इकोनॉमी में हम देखें तो हमें रॉ मटेरियल जो है, वो रॉ मटेरियल हमें हमारे फॉरेस्ट से मिलता है। हमारे फॉरेस्ट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है हमारी, वो हमारे फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो हमें हमारे फॉरेस्ट से मिलता है। तो फॉरेस्ट इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है वेजिटेशन, देन नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इन द कंट्री, एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि हमारे लिए ये फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। आई होप दिस point are clear to you. In the next video we will do the wildlife with this chapter, then we will conclude this chapter. So I hope you are getting this. If you have any query about this the videos, you can ask in the comment section. Keep sharing, keep learning. Thank you so much.